बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज से अहमद रज़ा आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि यूनिक कॉलेज यानी यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 1209 कोड के तहत, क्योंकि कोरोना वायरस की बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया कि बच्चे घर पे बैठ के टेस्ट की तैयारी करें और उसके अगले दिन ही हम लोग उसकी डिस्कशन अपने फेसबुक चैनल्स पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर देते हैं। होप सो कि आप अपॉर्चुनिटी को बड़ी अच्छे तरीके से वेल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब लोगों को खैर ऑफिस की ज़िंदगी दे। तो हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। मैंने इस पूरे जो सैम्पलिंग हमारा आज का चैप्टर है कोड 1209 के तक जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो मेन चीज़ आप लोगों ने जो ये है कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है, इसमें हर वो स्टूडेंट्स जिसका चैप्टर ये कॉन्सेप्ट इसके बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है, और हर वो स्टूडेंट्स अगर किसी वजह से कोई लेक्चर मिस हुआ है या किसी वजह से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आज इसका थोड़ा सा पहले इंट्रो दूंगा, फिर सेकेंड फेज पे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और तब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर्स के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज है। पहली जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली बिलोंग करती है बेस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरेटिकल पोर्शंस को हम सामने रखते हुए वही बच्चे इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जिनके अपनी फार्मूला शीट बड़ी अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को आप डाउनलोड कर लें ताकि इन फ्यूचर या एग्जाम से पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस जो हमारी फार्मूला शीट है इसको सामने रखें, अपने पास से इसे राइट डाउन कर लें और इन फ्यूचर आपके ये काम भी आएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है एक्सरसाइज 11.2, देयर द टू कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग के होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है। सैम्पलिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। अब ये निकलती कहाँ से? पॉपुलेशन से। अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन ये होता है मेरा बेटा, कोई भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो भी चीजें होती हैं वो पॉपुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट की एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे एप्पल्स पड़े हुए हैं। एक एप्पल्स है वो उसकी प्राइस है 120 रुपए पर केजी, दूसरी है 180 रुपीज पर केजी, तीसरा है 360 रुपीज पर केजी। इसका मतलब है तो सारे एप्पल सेम है, लेकिन क्यों ऐसा डिफरेंस है? तो उसकी क्वालिटी के लिहाज से उसने लहदा कर लिया। तो इस हम कह सकते हैं कि एप्पल एक है, लेकिन उसकी 3 तरह की पॉपुलेशन है। पहली पॉपुलेशन जिसकी प्राइस हो रहा है, दूसरी पॉपुलेशन जिसकी प्राइस हो रहा है, तीसरी पॉपुलेशन किसकी प्राइस हो रहा है। अब पॉपुलेशन के अंदर हर चीज पॉपुलेशन होती है, लेकिन जिस चीज से हमें कंसर्न्स हैं, जैसे मैं कहता हूं मुझे यूनिक कॉलेज का मुझे डाटा चाहिए। अब यूनिक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा जो होगा वो मेरी पॉपुलेशन होगी। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर्स के सामने अगर देखा जाए तो उसके जो पेशेंट्स होंगे वो इसकी पॉपुलेशन होगी। तो इन चीजों को हम सामने रखते हुए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा दैट इज म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और सेकंड वन इज दैट सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर √n। अब इसमें जो म्यू एक्स बार है इट बिलोंग्स टू सैंपल मीन, और सिग्मा एक्स बार दैट इज इक्वल टू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि इसके अंदर अगर हम एक्स बार हटा देंगे तो जो सिग्मा होगा दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने WR का कॉन्सेप्ट यूज किया। WR स्टैंड फॉर विद रिप्लेसमेंट, और दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? तो मेरा बेटा विद रिप्लेसमेंट में चीजें रिपीट होती हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में चीजें रिपीट नहीं होती। यानी विद रिप्लेसमेंट में अपने आप को, अपने से पिछली वैल्यू को और अपने से अगली वैल्यू को हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में हम अपने आप को और अपने से जो पिछली वाली वैल्यू होती है उसको हम फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा दिया 1 2 3, तो इसके जब सैंपल्स बनेंगे तो हम सैंपल्स के अंदर जो मेन चीज हमने डिस्कस करनी है, पहले आएगा 1 1, फिर मेरा बेटा क्या आएगा 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, 2 2, 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को, अपने से पिछली वैल्यू को और अपने से अगली वैल्यू सबको फॉलो करते हैं। लेकिन जब विदाउट रिप्लेसमेंट में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा 1 2, फिर क्या आएगा मेरा बेटा 1 3, फिर क्या आएगा 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की अगली वैल्यू 2 है 1 2, देन मेरा बेटा 1 3, देन क्या आएगा 2 3। तो इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि इसमें चीजें रिपीट होती हैं और इसमें चीजें रिपीट नहीं होती। अब इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं इसका फार्मूला होता है कैपिटल N की पावर स्मॉल n, जबकि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा कैपिटल N C स्मॉल n। C से N कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आगे चलते हैं।
ये तो हो गया 11.2 का इंट्रो। यहां पे क्या होगा कि जब हमारे पास दो मीन गिवन होंगे, दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होंगी और दो नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन होंगे, तो उस सूरत में हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा दैट इज इक्वल टू म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, while सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू मेरा बेटा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अदरवाइज अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर बना देंगे तो इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो फार्मूला हमारे पास क्लियर हो जाएगा। इसका जो तीसरा और लास्ट पोर्शन है 11.4 के अंदर, इसमें बेसिकली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके अंदर जो फार्मूला शीट हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी बनेगी वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू पाई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ P के लिए जब हम पॉपुलेशन से सैंपल बनाएंगे, सैंपल से जब फार्मूला यूज करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ P का जो फार्मूला यूज होगा वो होगा सम P डॉट f ऑफ P, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर हमें अगर पाई का फार्मूला चाहिए तो पाई मेरा बेटा होता है कैपिटल K ओवर कैपिटल N। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में आपको कुछ आइडिया मैं मजीद शेयर कर दूंगा। इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ P बराबर मेरा बेटा किसके होता है पाई के। सेकंड वेरिएंस ऑफ P जो है ना बेटा, इसका फार्मूला पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n डॉट कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। अगर इसी तरह अगर हम वेरिएंस के बजाय यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और इस सारे का होल का स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाएगा। तो आई थिंक जो मैंने अभी फार्मूला शीट आपके साथ शेयर की है, ये कोई ज्यादा डिटेल नहीं थी, लेकिन आपने कोशिश करने की विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारा अगला फॉर्मेट होता है वो है हमारा जो है ना एमसीक्यूज को डिस्कस करना। तो लेट्स सी एमसीक्यूज के लिए हम काम स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि पेपर पैटर्न के मुताबिक हमारे पास टोटल 8 एमसीक्यूज हैं। तो वन बाय वन मैं पहले एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, तो उसमें जो भी कंफ्यूजन है वो भी आपके साथ क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी, जो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है मेरा बेटा, दैट इज कॉल्ड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यानी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी शेयर किया कि पॉपुलेशन क्या है एज अ होल। जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। तो एज अ होल जब उसके हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह हम अपने यूनिक कॉलेज आते हैं, तो यूनिक कॉलेज में जो भी बच्चा एंटर होता है तो अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है। तो इसका मतलब है हर बच्चे की अटेंडेंस हो रही है। पूरे कॉलेज के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं, तो सुबह 8 बजे से पहले हर बच्चा 500 के 500 स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जब हम डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड अ सेंसिस। सैम्पलिंग क्या है कि कुछ लोगों को हम शेयर कर लेते हैं, अच्छा बेटा इस सेक्शंस के लोग सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, बोथ ए एंड बी, और वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है सेंसिस का मतलब है कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन व्हेन वी कैलकुलेटेड दैट इज कॉल्ड द सेंसिस। सेकंड एमसीक्यूज है, एन की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, वो कहता है म्यू एक्स बार फाइंड करें। क्योंकि अभी मैंने जब इसका इंट्रो दिया था, इंट्रो में मैंने आपको लिखा था कि म्यू एक्स बार की वैल्यू और म्यू की वैल्यू दोनों सेम होती है। तो अगर मेरा बेटा म्यू एक्स बार की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो जो म्यू की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी, वही म्यू एक्स बार की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज 24, वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। थर्ड है, वो कहते हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में कौन सा फार्मूला यूज होगा। मैंने आपको बताया था कैपिटल N की पावर स्मॉल n, जो असल फार्मूला इसका ये है, फार्मूला व्हेन वी हैव टू कैलकुलेटेड सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन उससे पूछा है कि स्मॉल n छोटा होना चाहिए कैपिटल N से, यानी कि सैंपल साइज इज लेस देन द पॉपुलेशन साइज। ऑब्वियस बात है, इस पे भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 4 की पावर 2 पॉसिबल है, हम इसको ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, स्मॉल n इज ग्रेटर देन कैपिटल N, यानी कहने का मतलब 2 रेज पावर 4, इसको भी हम ले सकते हैं। तीसरा उसने पूछा कि कैपिटल N की पावर स्मॉल n 4 रेज पावर 4, इसको भी हम लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है देखा जाए तो तीनों ऑप्शन हमारे पास ठीक है, लेकिन आंसर हमारे पास जब एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे तो वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीस, यानी दिस वन ऑल आर करेक्ट। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा कि व्हेन वी ड्रॉ द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वी हैव टू ऑल ऑफ दिस फार्मूला, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। लेट्स सी नंबर 4 एमसीक्यूज पे जाते हैं। तो इसमें म्यू की वैल्यू मेरा बेटा दी हुई है, सिग्मा स्क्वायर लाइक पॉपुलेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 25, n इज इक्वल टू 25। वो कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एक्स बार। तो म्यू एक्स बार वही फार्मूला अगेन यहाँ पे भी रिपीट हो गया, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू 24, म्यू एक्स बार की 24, तो राइट ऑप्शन इज 24। द नेक्स्ट वन, वो कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का क्राइटेरिया क्या होगा, यानी इसका पहला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था।
ये इसकी शेप बन जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकंड, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, सबसे पहला फार्मूला जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा ओवर √10, ये भी ठीक है। तो इसके मुताबिक तीनों ऑप्शंस ठीक, तो इसका भी आंसर हमारे पास मेरा बेटा क्या आएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन जी आ जाएगी। इसी तरह हम 6 MCQs के डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। याद रखिए जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जाते हैं तो स्टैंडर्ड एरर लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो मेरा बेटा स्टैंडर्ड एरर लाइक सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स बार मींस हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वो कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला सिग्मा ओवर एन, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें नजर आ रहा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है हर वो फार्मूला जिसके अंदर स्क्वायर रूट आएगा वो हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी सी, इसका फार्मूला है सिग्मा ओवर √10 डॉट कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट। तो मेरा बेटा दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 6, दैट इज सी। तो नेक्स्ट वन, रेंज दी हुई है, ये भी चैप्टर नंबर 10 से MCQs कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन इसको हम लोगों ने चैप्टर 11 में भी डाल दिया। तो इसका मतलब है जब हमारे पास रेंज बनती है म्यू एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा बार, तो इसके लिए मेरा बेटा जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 95.45%, ये हम फॉलो करेंगे। और द लास्ट MCQs वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक्स एंड पैरामीटर, यानी कि सैंपल स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर के दरमियान जो फर्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए मेरा बेटा राइट ऑप्शन इज बाइस, ये बाइसनेस को शो करता है, जो इसकी असल कंडीशन बनती है ई थीटा कैपिटल इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे हमारे पास ये ई थीटा स्टैंड फॉर द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, और इसको हम एज अ पैरामीटर फॉलो करेंगे, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी दैट इज कॉल्ड द बाइस। ओके, आई थिंक आपको सारे MCQs क्लियर हो गए। मेरा बेटा हम कोशिश करते हैं, अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस पेपर के अंदर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 8 × 2 इज इक्वल टू 16। तो सो 1 बाय 1 हम शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और इसके आंसर्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा। आप भी कोशिश करें कि जब आप बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ट्राई करें कि सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करें। अगर दो चीज़ों का डिफरेंशिएट आ जाए तो दरमियान में वाइल का वर्ड यूज़ करें, या इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में यूज़ कर लें, या एक पेज के ऊपर 2 लाइनें, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन आपके पास ये आ गई, दूसरी डेफिनेशन ये आ गई, इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करें और एट द एंड कोशिश करें कि साथ उसकी एग्जांपल्स भी कोट करें। तो इस तरह एग्जामिनर के पास कोई जवाब नहीं होता कि आपको किसी किस्म के नंबर को डिडक्ट कर सके। तो लेट्स सी, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं तो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन फिर भी डिफाइन करता हूँ। When we discuss about the totality of the observations, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है सबको जब हम डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। लेकिन जब हम सैंपल को डिस्कस करते हैं तो सैंपल की डेफिनेशन बड़ी आसान से दी हुई है, अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल। जैसे इससे एग्जांपल अगर देना चाहें तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि पॉपुलेशन के अंदर हम कहते हैं यूनिक कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये मेरी पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें से मैं एक क्रिकेट टीम बनाना चाहता हूं, तो क्रिकेट टीम के लिए मुझे 14 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है। तो टोटल पॉपुलेशन के 14 जो प्लेयर्स मैं सिलेक्ट करूंगा दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पॉपुलेशन में हम एज अ होल चीजें लेंगे और सैंपल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, एक कुछ लोगों को चूज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा और भी आप डिस्कस कर लीजिएगा कि पॉपुलेशन को मेरा बेटा हमेशा कैपिटल N से डिनोट करते हैं, राइट, यानी पॉपुलेशन साइज। जबकि सैंपल को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसे हम स्मॉल n से डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन बिलोंग्स टू कैपिटल N, सैंपल इज इक्वल टू स्मॉल n। अगर और क्वेश्चन आपसे यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, कि न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि पॉपुलेशन की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ये अपने पास ना कुछ नोट्स मेरा बेटा बना लीजिएगा, जो इस पेपर से हट के थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर रहा हूं। और सैंपल्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एस नहीं लगाना, ओके,
मीन्स एस लगाएंगे तो वो एक हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ना, स्टेटिस्टिक्स, STATISTIC। तो ये पहले क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर से जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सेकंड MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसिस एंड सैंपल सर्वे। वही बात आगे जो MCQs में डिस्कस करते हैं। सेंसिस में मेरा बेटा कंप्लीट एनुमरेशन है, हर चीज को डिस्कस करें, कोई चीज नहीं छोड़ते। जब हम बात करते हैं सैंपल सर्वे में तो सबसे टफ कंप्लीट एनुमरेशन, यानी कंप्लीट एनुमरेशन का कुछ पार्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेपर आया, ये क्वेश्चन पेपर था, इस क्वेश्चन पेपर के टोटल मार्क्स हैं 40। अगर आप सारे MCQ, सारे शॉर्ट क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो तब 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब है आपने सारा पेपर करना है, कंप्लीट एनुमरेशन करनी है, तो देन यू विल टेक अ 40 मार्क्स, इट इज कॉल्ड अ सेंसिस। लेकिन अब बोर्ड के एग्जाम करते हैं तो क्या जी 8 सवाल आए हुए हैं, आपने कोई 12 सवाल आए हुए, आपने कोई से 8 कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास चॉइस आ गई, आपके पास इसकी सबसेट की पोजीशन बन गई, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन, इट इज कॉल्ड अ सैंपल सर्वे। आई थिंक ये बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया। मजीद चलते हैं सैम्पलिंग, वही डेफिनेशन मैंने पहले भी डिस्कस की कि आप पॉपुलेशन से सैंपल्स बनाते हैं। सैंपल चाहे आप बना रहे हैं विद रिप्लेसमेंट से, चाहे आप विदाउट रिप्लेसमेंट से बना रहे हैं, तो दोनों एक प्रोसीजर है। ये जो प्रोसीजर होता है ना, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग क्या है, खाना बनाया, बहुत सारी प्रोडक्ट दी थी, बिरयानी बना रहे हैं, चावल भी है, चिकन भी है और मुख्तलिफ किस्म के टमाटर, अदरक, प्याज, ये सारे दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक प्रोसीजर है, काम है, तो कुक से कुकिंग बन गया, राइट। इसी तरह जब हम पॉपुलेशन से सैंपल्स ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को हम किसका नाम देंगे, सैम्पलिंग। तो कहते हैं कि इट इज अ प्रोसीजर इन विच वी ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। आई थिंक क्लियर हो गया। द नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। इसको आपने बेटा स्टेप बाय स्टेप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह कर लें, या मींस पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें, कोई भी आप इस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ सैंपल में आप लिख सकते हैं, इट्स प्रोवाइड अ डिटेल इंफॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, इट सेव टाइम एंड मनी, आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं, दूसरा आपका टाइम भी सेव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि आपने पंजाब के सारे बच्चों का डाटा लेना है, अब सारे बच्चों का डाटा तो पॉसिबल नहीं है ना, उस सोर्स में मैं क्या करूंगा, हर स्कूल में से रैंडमली कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लूंगा। तो दिस इज से दैट इज कॉल्ड, ये है कि हमारे पास एक तो टाइम सेव हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हर जगह पे जाऊंगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट लगेगी, टाइम कॉस्ट लगेगी, वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी। और थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिट पॉपुलेशन। इन्फिनिट पॉपुलेशन, अगर हमारे पास अनलिमिटेड पॉपुलेशन है तो उसमें हम सिर्फ सैंपल्स ही लेकर उसको प्रोसीजर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस मैं आपसे शेयर कर दूं। इसके बाद है सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग जो स्टेप्स ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग डिजाइन। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम एक डिजाइन स्केच बना लेते हैं अपने ज़हन के अंदर, तो इसका मतलब है उसका एक प्रोसीजर का एक पार्ट होता है। तो यहां पे वो कहता है कि पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए जो हम सैंपल के स्टेप्स लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग डिजाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उसने पूछा है कि व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग डिजाइन तो हो गया, ये डिजाइन है, उसे आप किसी फ्रेम के अंदर एलोकेट करते हैं। तो कहते हैं अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी जो जो आपके सैम्पलिंग यूनिट से उस सारों को जब आप कैलकुलेट करते हो, इकट्ठा कर लेते हो, डिजाइन क्रिएट कर लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं, ये जी किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये सारा कुछ है, तो इसका मतलब है दीज आर सम यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स हैं। तो इन सब कुछ जब स्केच को इकट्ठा कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे उसने एग्जांपल दी, अ फॉरेन क्वालिफाइड ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के अंदर जो बाहर के लोग पढ़े लिखे आएंगे, जो बाहर से पढ़ के आते हैं, वो कितने हैं, उनको एक आप सैम्पलिंग यूनिट्स क्रिएट कर लें, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग फ्रेम। तो द नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो मेरा बेटा दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग यूनिट्स। कहते हैं दीज आर द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर विच द सैंपल इज टेकन, यानी जिस काम के लिए, जिस प्रोसीजर के लिए, जिस सिस्टम के लिए हम काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग यूनिट। ये बेटा डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और हमारे पास एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। तो लास्ट डेफिनेशन जो उसने क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी हुई, कहते हैं डिफाइन बायस। बायस क्या होता है, तो वो हमारे एमसीक्यूज में भी था। वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड अ बायस। तो इसके लिए आगे लिख सकते हैं आप ई थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई थीटा कैप ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ई थीटा कैप दैट इज लेस देन 0। तो इस तरह हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आप
एक लाइन की डेफिनेशन लिखें और साथ ही ये हमारे पास दो हिंट्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, लेस देन 0 तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव। सो एंड ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन। जी मेरा बेटा अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज 36, लाइक n is equal to 36 and standard error is equal to 2। सही, सिग्मा x बार हमारे पास 2 के बराबर है। वो कहते हैं कि अगर हम पहला फार्मूला यूज करते हैं, सिग्मा एक्स बार मेरा बेटा किसके बराबर है, सिग्मा ओवर √10। तो सिग्मा एक्स बार की जगह हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा हमारे पास क्योंकि अननाउन था, n की वैल्यू 36 के बराबर थी, 2 इज इक्वल टू सिग्मा 36 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा 6 के बराबर है। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वो 12 के बराबर आ गई। अब इसके सेकंड फेज पे जो हमसे उसने क्वेश्चन पूछा, कहते हैं व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल, n की वैल्यू क्या होगी when standard error will be reduced 1.2, यानी पहले स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 2 के बराबर था, अब स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 1.2 के बराबर आएगा। तो कहता है जब स्टैंडर्ड एरर को रिड्यूस कर दिया जाए तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी। हम अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिग्मा x बार बराबर है मेरा बेटा किसका है, सिग्मा ओवर √10। सिग्मा x बार की जगह हम 1.2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, सिग्मा हम यहां से लेंगे जो हमारे पास आंसर आया तो दैट इज इक्वल 12। कैपिटल n सॉरी स्मॉल n का स्क्वायर रूट हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 12 डिवाइडेड बाय 1.2 √n बराबर मेरा बेटा किसके आएगा, 10 के। क्योंकि हमें सैंपल्स चाहिए थे, n चाहिए था, तो वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 100। तो फाइनल आंसर मेरे पास बेटा जो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 100 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस करते हैं, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना कुछ उसमें वैल्यूज गिवन है। अब वही इसको फॉर्मूले के तौर पर हम काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा इसमें μ1 की वैल्यू मेरा बेटा दी हुई है 10, इसी तरह सिग्मा 1 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2 के, μ2 की वैल्यू मेरे पास बेटा 8 के और सिग्मा 2 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 1। आगे वो कहते हैं कि व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x1 बार माइनस x2 बार। यानी वो कहता है कि यू कैन गिविंग द वैल्यू म्यू x1 बार माइनस x2 बार, इसकी वैल्यू मुझे बता दें। और साथ उसने कहा कि जो आप मुझे वैल्यू बताएं सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, इसकी वैल्यू मुझे बता दें। तो दोनों के अंदर उसने n की जो वैल्यू दी है वो 500 है, यानी n1 भी 500 है और मेरा बेटा n2 भी किसके बराबर है, वो भी 500 के बराबर है। तो आज हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सरसाइज 11.3 के अंदर जो फार्मूला यूज होगा वो था म्यू x1 बार माइनस x2 बार, किसके बराबर था मेरा बेटा, μ1 माइनस μ2। आप सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे। μ1 की वैल्यू क्या है जी 10, शाबाश। μ2 की वैल्यू क्या है जी 8, यहां पे आएगा 8, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2। स्मार्ट सा क्वेश्चन था। इसी तरह जब हम सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार के लिए काम करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास हमें सिर्फ फार्मूला चाहिए था। तो मेरा बेटा इसके अंदर जो फार्मूला यूज होगा वो हमारे पास था सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। इट्स क्वाइट इजी। आप इसके अंदर मेरा वैल्यू पुट करें। सिग्मा 1 की वैल्यू आपने मुझे बताई क्या थी, 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर ओवर 500 प्लस इसकी वैल्यू पुट करें 1 का स्क्वायर ओवर 500। फाइनल जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0.01 और फुल आंसर जो हमारे पास आएगा दैट इज 0.1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा देखिए 8 नंबर 4 मार्क्स का गेम क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का गेम क्वेश्चन था। विद इन 2 to 3 मिनट्स आप इसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए बेस्ट वे होता है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें मार्कर के साथ अपने क्वेश्चंस लिखें और बाकी सारे आप बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से आप कहीं से उसे अपडेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 3 है मेरा बेटा, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें मेरा बेटा सबसे पहले जो चीज़ें याद रखनी है वो ये, मैंने वही बात आपसे की कि आपको इस चैप्टर्स को 2 तरीके से लेके चलना है। एक तो इसका क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, दूसरा ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती वो भी साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले पॉपुलेशन गिवन है 6, 6, 9, 15 एंड 18, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 5, यानी पॉपुलेशन साइज हमारे पास कैपिटल N 5 है। स्मॉल n मेरा बेटा दिस इक्वल टू 3। प्रोसीजर जो इसके अंदर पूछा गया था दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला था कैपिटल N C स्मॉल n 5 C 3। जो भी आंसर लाइक 10 हमारे पास अगर आंसर आता है तो 10 हमारे पास सैंपल्स ड्रॉ होने चाहिए।
इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आज फिर रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने अपने आप को और अपने से पीछे वैल्यू को नहीं लेना, हमेशा अगली फॉरवर्ड वैल्यू को डिस्कस करें। तो पहला सैंपल साइज 2 में क्या आएगा 6 6, ओके। फिर उसके बाद मेरा बेटा क्या आएगा 6 6 के बाद 6 9, देन 6 15, देन 6 18, जो मैंने बना दिया। इसी तरह फिर हमारे पास 6 के साथ 9, 6 के साथ 15, 6 के साथ 18, सेम एज इट इज हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा 9 15, 9 18 और फाइनल हमारे पास क्या आएगा 15 18। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैंने सैंपल साइज 2 से सैंपल ड्रॉ किए जो आपके सामने थे। इसके बाद हम सैंपल साइज 3 कैसे बनाते हैं? सैंपल साइज 3 का बनाने का तरीका मेरा बेटा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला सैंपल मेरे पास क्या था 6 6, अब 6 6 की अगली वैल्यू क्या है 9, तो हम लिखेंगे 6 6 9। उसके बाद 6 6 की अगली वैल्यू क्या आएगी 6 6 15, द नेक्स्ट वन से 6 6 18। इसका मतलब है मेरे पास ये जो पहला सैंपल था, इस सैंपल साइज 2 से मैंने सैंपल साइज 3 ड्रॉ कर लिया। सेम एज इट इज आगे चलते हैं। अगला सैंपल मेरे पास क्या था 6 9, तो 6 9 की अगली वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ओके 6 9 15, देन मेरा बेटा क्या होगा 6 9 18। आई थिंक यहां तक भी क्लियर हो गया, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी ड्रॉ हो गया 9 15, 9 15 की अगली वैल्यू क्या है जी 18, शाबाश मेरा बेटा। तो क्या आएगा 6 15 18, द नेक्स्ट 18 था, ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरह 6 9 के आगे क्या होगा 6 9 एंड 15, फिर मेरा बेटा क्या आएगा 6 9 और 18। तो इस तरह मेरे पास ये सैंपल बने 6 9 15, 6 9 18। द 18 क्योंकि इसके आगे मजीद वैल्यूज नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसी तरह इधर से भी नहीं है, इधर से भी नहीं है, तो इसका हमारे पास एक ही सैंपल ड्रॉ होगा, दैट इज कॉल्ड 9 15 18। क्योंकि अब हम जब इस पे देखते हैं तो हमारे पास मेरा बेटा जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो कहता है कि आप प्रूफ करें कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू एक्स बार का जो फार्मूला होता है ना मेरा बेटा, वो फार्मूला था सम एक्स बार डॉट एफ एक्स बार। अब क्वेश्चन ये कि एक्स बार कैसे प्लॉट करें, तो एक्स बार क्या होता है कि सैंपल्स की सारी वैल्यू को प्लस करें, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास कॉलम बने हुए हैं एक्स बार के। तो नेक्स्ट हम इसकी जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार में हमारे पास जो वैल्यूज है 7 से लेकर 14 तक, तो जो इस पे प्लॉट हो रही है आप राइट डाउन करें। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं, एफ इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स बार बनाएं, फार्मूले के मुताबिक एक्स बार यानी कि एक्स बार को एफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करें मेरा बेटा, ये आपके पास कॉलम बनेगा। इसका टोटल आंसर हमारे पास क्या है 108/10। तो 108/10 को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 10.8। वाइल म्यू का वो फार्मूला हुआ सम एक्स ओवर कैपिटल एन, लाइक सम एक्स हमारे पास टोटल था 54, यानी कि इन सबको मेरा बेटा जमा कर दे 6 + 6 + 9 + 15 + 18 इज इक्वल टू 54। 54 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर इज 10.8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो ये हमारा एक्सरसाइज 10.4 में से है, तो इसको हम विद इन अ फ्यू मिनट्स खत्म करके इस पेपर्स को हम खत्म कर देंगे मेरे बेटा। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द सैंपल्स लाइक नंबर दिए हुए 2 3 4 5 6, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके है 5, शाबाश। उसके बाद उसने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है ना वो कहता है कि फाइंड द इवन नंबर। इवन नंबर कौन है 2 है 4 है 6 है। तो इसका मतलब जो इवन नंबर जहां से हमारे पास है वो कैपिटल K कैपिटल N इज इक्वल टू 3 हो गया, स्मॉल कैपिटल N इज इक्वल टू 5। 3 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास मेरा बेटा किसके बराबर आएगा 0.6 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पॉपुलेशन गिवन है, कैपिटल N गिवन है, स्मॉल n उसने दिया हुआ था दैट इज इक्वल टू 2, और बेटा आगे जो प्रोसीजर था दैट इज इक्वल टू विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं सैंपल बनाने का प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूँ। 2 मैंने वही विद रिप्लेसमेंट में अपने आप को और अपनी स्पीच वैल्यू 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 की बारी खत्म हो गई, फिर 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ये सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे मेरा बेटा। इसी तरह ये सैंपल्स की सेकंड लिस्ट आ जाएगी, इसी तरह सैंपल्स की थर्ड लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ P किसके बराबर है, P इज इक्वल टू x/n। यानी कहने का मतलब ये है मेरे बेटा कि देखें हमारे पास सैंपल्स कितने दिए हुए 2 and 2, ये दोनों के दोनों इवन है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 1। इन दोनों के अंदर 2 इवन है 3 ऑड है, तो 2 क्या है 1/2, आंसर मेरा बेटा क्या आएगा 0.5। 2 and 4 में दोनों इवन है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 and 5 में एक इवन है एक ऑड है, तो 0.5। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। आप इस तरह सबके अंदर से मेरा बेटा क्या करेंगे P को डिफाइन कर लेंगे।
इसके बाद जो सेकेंड लास्ट स्टेप इसका जो चलेगा दैट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी के अंदर इसमें हम देखेंगे कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी आर 0.5 एंड हाउ मेनी वंस आर देयर। तो मेरा बेटा पी को देखा जाए तो पी में जीरो कितने हैं 4, 0.5 कितने हैं 12, 1 कितने हैं 9। नेक्स्ट कॉलम एफ ऑफ पी, इसके बाद p इंटू एफ ऑफ पी और फाइनल मेरा बेटा क्या आएगा पी स्क्वायर डॉट एफ ऑफ पी आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो है म्यू पी इज इक्वल टू पाई। तो म्यू पी का फॉर्मूला मेरा बेटा कहता है सम पी डॉट एफ ऑफ पी, जबकि पाई का फॉर्मूला होता है कैपिटल के ओवर कैपिटल एन। तो मेरा बेटा कैपिटल के और कैपिटल एन का जो आंसर था मेरे पास क्या था, मैंने ऊपर भी डिफाइन किया था 3/5, तो आंसर क्या था मेरा बेटा 0.6। लेकिन जब म्यू पी को फॉलो करते तो उसका आंसर था सम पी डॉट एफ ऑफ पी। तो मेरा बेटा इसका आंसर हमारे पास आ गया 15/25। तो हम कह सकते हैं कि 0.6 इज इक्वल टू 0.6। मेरा पहला प्रूफ डन हो गया। ओके, इसके बाद सेकंड था वो कहते हैं कि व्हाट सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। सिग्मा स्क्वायर पी का फॉर्मूला मेरा बेटा क्या है सम पी स्क्वायर डॉट एफ ऑफ पी माइनस सम पी डॉट एफ ऑफ पी का होल स्क्वायर। तो मैंने बेटा उस अपने डाटा से उसकी वैल्यूज ली 12/25 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 0.12। तो इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर पी का आंसर 0.12 आ गया। इसी तरह जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन, पाई की वैल्यू क्या थी ओके 0.6, यहाँ बेटा 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 ओवर स्मॉल एन किसके बराबर था 2। तो जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मेरे पास ये भी किसके बराबर आएगा 0.2। सो एंड ऑफ द डिस्कशन शेयर। आई होप से कि आज की जो डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग से रेलिवेंट था, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर मेरे यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से और हमारे अदारे की तरफ से आपको और आपके वालिदैन के लिए और पूरी कायनात के लोगों के लिए एक अच्छी दुआ ये कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात अता फरमाए और जल्द अज जल्द हम लोगों के जो अदारे हैं हमारे जो सिस्टम है इसको दोबारा से रीओपन कर दिया जाए ताकि हमारी आपस में कोलैबोरेशन हो सके। और आखिर पे अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन और आपके उस्ताद कराम, मेरे वालिदैन और उस्ताद कराम को खैर औफियत की ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।